हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एडिटोरिया का जो 5000 क्वेश्चन का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है उसका जो है सेट नंबर 3 हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलते हैं डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसकी सहायक संधि की विशेषता कौन सी नहीं है। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, देसी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होता है, देसी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, या कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसमें कौन सी संधि की विशेषता नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद दो में पूछा गया है निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो किसके तहत किया गया था। तो पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भारत मिहिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। किसके द्वारा। के एम पन्नीकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंस जो था वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया जाता था। उसके बाद 4 में पूछा गया है बाल हत्या पर किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बोला गया है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो किस में थी। मद्रास, मुंबई, बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 में पूछा गया है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना वसीर, खुदाबख्श सिंह। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो था मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। उसके बाद 6 में देखते हैं असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो किसमें पारित किया गया था। तो मुंबई अधिवेशन, कानपुर, नागपुर, या फिर कोलकाता अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो नागपुर अधिवेशन में ये जारी किया गया था। उसके बाद 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। कौन सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन नहीं की बात की गई है। तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो हो गया है यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि गलत बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट कौन है। सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 में पूछा गया है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका जल चक्र जो हो गया राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। कहाँ अनुमति दी थी। वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, या फिर पावापुरी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो वैशाली में दिया गया था। उसके बाद 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में क्या पूछा गया है। 11 में पूछा गया है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो कहाँ सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है। जो ताप में जो अंतर होता है उसको हम दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो कहाँ पाया जाता है। पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय द्वीप, या फिर लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मरुस्थलीय द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना कैसे होती है, फिर क्यों होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम हो जाती है, सबसे न्यूनतम दूरी हो जाती है। और 4 अप्रैल को जो होता है उसमें बोला जाता है अपसौर की घटना होती है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद फिर चलते हैं 13 में कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो कौन सी विनाशकारी सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो कौन सुमेलित की बात की गई है। रेड क्लिफ, भारत चीन हो गया, डूरंड रेखा, भारत पाकिस्तान, मैगिनॉट रेखा,
और ये फ्रांस जर्मनी, हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा इसमें है, सुमेलित की बात की गई है। तो मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच पाया जाता है। उसके बाद 15 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय, रॉकी, आल्प्स या फिर एंडीज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये सबसे लंबी, यहाँ लंबी की बात की गई है ना कि ऊंची की बात की गई है। ऊंची लंबी कौन है, तो एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी ये आपकी पर्वत श्रृंखला हो गई। उसके बाद 16 में पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है। 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अलग कर दिया गया था। उसके बाद बोला गया है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन या फिर हंटर कमीशन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। उसके अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। कब की गई थी, 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सी कथन सही की बात की गई है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसमें कौन सा सही की बात की गई है, तो दोस्तों इसका जो दोनों कथन है, दोनों का दोनों आपका सही इसमें बोला गया है। उसके बाद 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में पूछा गया है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है, तो आप देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, राष्ट्रपति के शपथ से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं 21 में, निम्न कथनों में से कौन गलत है। ठीक, कौन सा गलत है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो इसका जो राइट आंसर जो है गलत है, ये है ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है। तो ये जो दिया जाता है ये सब राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। उसके बाद 22 में पूछा गया है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने की बात है, तो इसमें गलत की बात किया गया। कौन सा गलत है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद वो 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसका जो कौन सा गलत कथन कहा गया है वो हम देखते हैं। तो जो एक जो है 1 और 3 आपका गलत कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण कौन सा है, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसमें मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं, तो वैधानिक तरलता अनुपात ये भी हो गया, ये भी और ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों सही आंसर है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM अधिनियम से संबंधित कौन सा है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालान समिति, NK सिंह समिति। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो FRBM अधिनियम जो संबंधित है NK सिंह समिति से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरह से चलते हैं 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कौन करता है? तो नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये किया जाता है। तो फिर चलते हैं 27 में। सीता अध्यक्ष का संबंध क्या था? सीता अध्यक्ष जो है संबंध किससे था? प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमि कर विभाग या व्यवसाय व्यापार विभाग से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीता अध्यक्ष जो है वो भूमि कर से कर विभाग से संबंधित था। उसके बाद 27 के बाद 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में पूछा गया है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? किताबुल रेहला, किताबुल हिंद में, तुगलकनामा में, राजतरंगिणी में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस में मिलता है? तो राजतरंगिणी कलहन में मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? सिजदा व पैबोस की प्रथा जो था इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी या फिर अकबर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बलबन ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद उत्वी कौन था? उत्वी कौन था? एक इतिहासकार, एक सैनिक, प्रसिद्ध शासक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उत्वी जो थे वो एक इतिहासकार थे। उसके बाद शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? कौन सा असत्य है, मतलब कौन सी कथन जो है वो गलत कहा गया? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, एकदम सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया है, ये भी सही था। और शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, सॉरी दोस्तों, ये शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि सासाराम में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। उसके बाद किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई थी? अमुक्त माल्यदा जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो किसने लिखा था? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो केडिया कृष्ण देवराय ने लिखा था अमुक्त माल्यदा, जो संस्कृत में था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बहलोल लोदी सबसे अधिक शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स या फिर DNA। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केंद्रक में पाया जाता है तो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ संपन्न होती? ग्रेना, स्टोमा, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हेलोफाइटस होता है। हेलोफाइटस क्या होता है? तो हेलोफाइटस क्या होता है? तो वे पौधों जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, मतलब नमकीन पदार्थ मिट्टी में जो उगता है उसको हम हेलोफाइटस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो कौन सा टेस्ट एड्स के लिए? PCR, रीपा, CD4, एलिसा। तो इसका जो राइट आंसर इसमें कौन सा है? तो 1, 2 PCR भी किया जाता है, रीपा नहीं किया जाता है, CD4, एलिसा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? किसमें एंटीबॉडी नहीं होता? AB या फिर O। तो इसका जो राइट आंसर किसमें नहीं होता है? तो AB में जो होता है कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। इस तरह से 38 के बाद 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो कौन सा एक नहीं होता है? डिप्थीरिया, पीलिया, परटूसिस, टिटनस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा नहीं होता है? तो देखिए, डी से डिप्थीरिया,
पी से परटूसिस हो गया, टी से टिटनस हो गया, तो पीलिया रोग इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर इसका आवेश होता है? 2 न्यूट्रॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 प्रोटॉन के या फिर 2 पॉजिट्रॉन के। तो 40 का जो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते 41 में पूछा गया न्यूटन के किस गतिकी नियम के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गतिकी नियम से व्यंजक बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो प्रथम गतिकी, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। उसके बाद 42 में पूछा गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो क्या हो जाता है? ताप बढ़ने पे बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ये घट जाती है। उसके बाद चलते हैं 43 में, निम्न में से किस पदार्थ का, किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किसका समस्थानिक सबसे अधिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम या फिर पोलोनियम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका पोलोनियम। पोलोनियम के पास सबसे अधिक समस्थानिक होता है। उसके बाद हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब जलाते तो क्या बनता है? पानी, ऑक्सीजन, राख या बर्फ। तो इसका जो राइट आंसर हाइड्रोजन को जलाने से आपका ये पानी बनता है। उसके बाद फिर 45 ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन क्या है? तो कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारित, कार्बन का समस्थानिक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 जून को मनाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में को सुमेलित करने की बात की गई है। ठीक, तो सुमेलित करते हैं। तो बोला गया है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। उसका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका पणजी में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आपका दिल्ली में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 4 1 4 2 3 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो फिर चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 के बाद 48, पंचरात्र, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो 48 में पूछा गया वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध। तो पंचरात्र का संबंध जो है वो वैष्णव से संबंधित है। उसके बाद 48 के बाद 49 की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरे आज डिस्कशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किनको किया? वेंकट रमन, रामकृष्ण को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, बी.एस. नायपॉल, हरगोविंद खुराना। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेंकट रमन, रामकृष्ण को ये जो एक है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस तरह से आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो किस राज्य की रहने वाली है? तो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर कौन सा है? शिवांगी जो है वो बिहार की रहने वाली है। तो इस तरह से आज हम लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन खत्म हुआ। तो फिर देखते हैं स्मरणीय तथ्य में आज के क्या क्या दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद के बारे में दिया हुआ, यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का जो पढ़ता है, जो ब्राह्मण होता है, उसको हम होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 स्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया 10वें मंडल में। उसके बाद चलते इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक, और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया। जो गोत्र होता है वो उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर करते हैं यजुर्वेद की बात करते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते हैं। इसके बाद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन एक इसमें मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। बलि की बात की गई है यजुर्वेद में। यज्ञ एवं पद दोनों में पाया जाता है। कौन? तो यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद की चर्चा करें तो सामवेद में बोला जाता है उद्रात्रु
उद्रातृ कहा जाता है। जो इनको जो ऋचाओं जो पढ़ता है उसको उद्रातृ कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जो जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद की चर्चा करें। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जो है औषधि का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां के नाम से किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6 हो गया। पुराणों की संख्या कितनी, 18 हो गया। उपनिषदों की संख्या 108 हो गई। तो इस तरह से आज जो हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ है यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा डिस्कशन जरूर कमेंट्स करके बताएं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।